नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आप हमारे ऑनलाइन मेंस कोर्स का डेमो लेक्चर देखने आए हैं। और जिससे पहले कि आप आगे बढ़ें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी को मेरी तरफ से। दोस्तों, जैसा हम अपने मेंस ऑनलाइन कोर्स के अंदर जितनी डिटेलिंग के साथ पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल उसी कोर्स का एज इट इज ओरिजिनल लेक्चर हमने आपके लिए अपलोड किया है। और जिस लेवल की डिटेलिंग की आप उम्मीद हमसे ऑनलाइन कोर्स में मेंस के अंदर करते हैं, बिल्कुल उसी लेवल की डिटेलिंग हमने इस लेक्चर में डाली है। तो कृपया करके आप इसको एक YouTube वीडियो की तरह मत देखिएगा जहां पर चीज़ों को जल्दी और फास्ट मैनर में कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाती है। आप बिल्कुल ऐसा ही समझिएगा कि अगर आपको एक ऑनलाइन मेंस कोर्स ज्वाइन करना है और बिल्कुल बिगिनर की तरह, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से अगर आपको तैयारी शुरू करनी है, तो आपका टीचर किस लेवल से आपको पढ़ाएगा, तो वो आपको इस लेक्चर में दोस्तों समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय दिस मेंस लेक्चर। इसको पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद आप ये फैसला कीजिएगा कि क्या मैंने आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उनके साथ मैंने इंसाफ किया। और अगर किया तो मोस्ट वेलकम। जितना जल्दी हो सके मेंस के ऑनलाइन कोर्स को हमारे ऐप पर आके ज्वाइन करिए, क्योंकि 8 महीने बचे हैं। फिर उसके बाद 2025 का प्रीलिम्स और मेंस दोनों हमारे सर पर आके खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज कैरी ऑन, कंटिन्यू द डेमो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। तो ये है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर नंबर 8। तो कल हम लोगों ने बेसिकली बहुत सारी चीजें देखी, काफी हम लोगों ने ये जाना। बेसिकली ये जो कनेक्शन चल रहा है ना, ये लास्ट 3 लेक्चर से चल रहा है। लास्ट 3 लेक्चर से क्या चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं। हमने एक टॉपिक देखा था हमने एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था बिजनेस मैनेजमेंट। हिंदी में कहते हैं व्यापार प्रबंधन। और ये मैं समझता हूं कि हमने लेक्चर नंबर 5 में इसको पढ़ा था, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। तो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ना साहब, हमने प्रोसेस देखी थी कि बिजनेस मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है, कि किसी भी बिजनेस को मैनेज करने की, किसी भी व्यापार का प्रबंधन करने की क्या प्रोसेस है। तो इसमें हमने फिर काफी सारे स्टेप्स देखे थे, है ना। तो मल्टीपल स्टेप्स थे इसमें। जैसे कि मैं यहाँ यहाँ से अगर इसको मेंशन करना चाहूँ, तो इसमें काफी सारे स्टेप्स थे। पहले स्टेप पे कुछ था, दूसरे स्टेप पे कुछ था। तो जैसे कि आप में से जितने लोगों ने भी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, अपने अपने नोट्स में पीछे जाओ, फटाक से पीछे जाएं जहां पर आपने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा था। और मैंने आपको सबसे पहली चीज बिजनेस मैनेजमेंट में क्या लिखवाई थी? प्लानिंग। यही लिखवाई थी, रणनीति बनाना। सभी के पास निकल के आया जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था, वो भी 2 बार। आपको उस फ्लो चार्ट पर आना है। दूसरे में क्या बनवाया था? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब सबको संगठित करना। तीसरी चीज, हिंदी वालों को नहीं मिल रही क्या फ्लो चार्ट? मिल गए। तीसरा बताओ क्या लिखवाया था? डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन। बिल्कुल सही। जिसको भी फ्लो चार्ट नहीं मिल रहा है, अपने अपने आप पड़ोसियों से पूछो, वो आपको फ्लो चार्ट बता देंगे, लेकिन सभी ओपन करें। चौथी चीज क्या पढ़वाई थी? नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग। शाबाश। पांचवी चीज क्या पढ़ाई थी साहब? समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, जी हाँ। और छठी चीज क्या पढ़ाई थी दोस्त? मूल्यांकन, इवेल्युएशन। यही 6 पॉइंट थे।
आप सभी अपने अपने फ्लो चार्ट से मैच करो, यही 6 चीजें होनी चाहिए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे और हमने इस फ्लो चार्ट को किया था अपडेट। तो अब वो वाला फ्लो चार्ट ओपन करो जहां पर हमने अपडेट करवाया था, और अब सुनना अपडेट में क्या क्या हुआ था। ये फर्स्ट पॉइंट से पहले एक पॉइंट हमने डाला था, उद्देश्य स्थापित करना, यानी कि सेटिंग अप गोल। उद्देश्य स्थापित करना, सेटिंग अप गोल। जितना भी मैं अब बीच बीच में पॉइंट डालूंगा, ये पॉइंट क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। हमने पढ़े हैं तो हमको पूरा सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो जो मेजर हैं वो कितने हैं, 6। उसके बाद दोस्त मुझे याद आ रहा है कि तीसरे पॉइंट से पहले हमने स्टाफिंग डाली थी, है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर एक डॉट बना देता हूं और यहां पर इसको मैं लिख देता हूं स्टाफिंग। उसके बाद लास्ट में भी कुछ डाला था हमने पॉइंट, लास्ट में एक पॉइंट था। रुक जाएं। सही कह रहे हैं आप लोग, यही है, जो है यही है। बस यही 2 पॉइंट बीच में जुड़े थे। आप फर्स्ट वाले से पहले अगर फर्स्ट नंबर देना चाहो तो इसको दे सकते हो, और फिर बाकियों को उसके अनुसार अरेंज कर दो। तो ओरिजिनल जो पॉइंट है वो मैंने पर्पल कलर से लिखे हैं 6, और बीच में 2 जोड़ना चाहो तो एक ये गोल बनाना, और तीसरे से पहले यहां पर एक स्टाफिंग डालना। अब सुनिए, एक बात और सुन लीजिए आप हमारी। ये हम क्यों रिपीट करवा रहे हैं, ये हम इसलिए रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि कल का जब से लेक्चर शुरू हुआ है ना, उसमें हमने प्लानिंग के अंदर कितने सारे पॉइंट आते हैं वो देखे थे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन के अंदर कितने सारे पॉइंट आते हैं वो देखे थे। उसके बाद डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन, दिशा दिखाना, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट देखे थे। उसके बाद कंट्रोलिंग के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट देखे थे, बस वहीं एंड कर दिया था। क्या हमने समन्वय, कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ा था क्या, वो भी हमने देख लिया था। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो मतलब कल के लेक्चर में साहब क्या हुआ है, एक ये और एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यानी कि 6 में से जो 5 पॉइंट हैं उनके डिटेल में हम लोगों ने एलिमेंट चेक करे हैं। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ यार, इवेल्युएशन करना मतलब मूल्यांकन करना, तो उसके अंदर ऐसा सच कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इवेल्युएशन करना सिंपल एक इंग्लिश का वर्ड है। मूल्यांकन करना कि आपने पिछले 5 स्टेप में जो भी घटना घटी है, आपने उसका लास्ट में क्या कर रहे हो, इवेल्युएशन कर रहे हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं बड़ी एक सिंपल सी चीज आप सभी लोगों से चाहता हूं कि आप वापस से इस फ्लो चार्ट को, आप वापस से इस फ्लो चार्ट को बनाइए, ड्रॉ करिए आप इसे। आप वापस से फ्लो चार्ट को बनाइए और आपकी जो हेडिंग आएगी वो आएगी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट, व्यापार प्रबंधन में शामिल चरण। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट, व्यापार प्रबंधन में शामिल चरण। जहां कहीं भी आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है अपने नोट्स में एट प्रेजेंट, जहां से भी कल हमने छोड़ा था, वहीं पर आप इस फ्लो चार्ट को वापस से रीड्रॉ कर लो, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट, व्यापार प्रबंधन में शामिल चरण, ठीक है। हेडिंग को तमीज से डाल दीजिए एक डब्बे के अंदर, और उसके बाद हम एक एक पॉइंट करके लिखना शुरू करते हैं। और सुनो सुनो, ये जो आप डालोगे ना, लक्ष्य स्थापित करना, सेटिंग अप गोल,
इसको नंबर 1 आप मत लिखना, इसको आप सिंपल एक ऐसे बुलेट पॉइंट से बना के लिख देना। आप नंबरिंग किस में करोगे, ये जो ओरिजिनल 6 पॉइंट हैं सिर्फ उसमें नंबरिंग करोगे। तो पहले बुलेट पॉइंट बना के सिंपल इतना लिख दो, सेटिंग अप गोल, लक्ष्य निर्धारित करना। अब बनाओ पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट में बना के लिखिए आप प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। दूसरे पॉइंट में लिखिए आप ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। अब तीसरा पॉइंट लिखने से पहले वापस से एक बुलेट पॉइंट बना दो, तीसरा पॉइंट लिखने से पहले वापस से एक बुलेट पॉइंट बना दो, और बुलेट पॉइंट बना के आगे क्या लिख दो, स्टाफिंग। अब तीसरा पॉइंट बनाओ, तीसरा पॉइंट बना के क्या लिखोगे, डायरेक्टिंग, निर्देशन। चौथा पॉइंट बना के लिख दो कंट्रोलिंग, नियंत्रण। पांचवा पॉइंट बना के लिख दो कोऑर्डिनेशन, समन्वय। और छठा पॉइंट बना के लिख दो इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। हो गया क्या सभी का? क्या फर्स्ट पॉइंट से पहले बुलेट पॉइंट नजर आ रहा है आपको? क्या थर्ड पॉइंट से पहले बुलेट पॉइंट नजर आ रहा है आपको? ठीक है, बस फिर कोई इशू नहीं है। बस दो जगह बुलेट पॉइंट आने हैं, बाकी 6 के 6 ओरिजिनल पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब आप सोचते होगे कि सर आपने इनको प्रॉपर पॉइंट का दर्जा क्यों नहीं दिया, तो उसका रीजन भी आप सुन लीजिए, कुछ भी चीज रटिए मत। गोल बनाना ये कायदे से प्लानिंग के अंदर ही आता है, तो इसीलिए आप इसको लिखो अलग से या ना लिखो सब चलता है, क्योंकि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक बहुत बड़ा शब्द होता है, और प्लानिंग के अंदर ऑटोमेटिकली गोल बनाना आता है। उसके बाद जब आप बात करते हो स्टाफिंग की, तो जो स्टाफिंग नामक शब्द है, स्टाफिंग मतलब कुछ नहीं है, स्टाफ की भर्ती करना, कर्मचारियों की भर्ती करना। तो कर्मचारियों की भर्ती करना बेसिकली आप उसको ऑर्गेनाइजिंग में एक तरीके से डाल सकते हो। आप चीजों को संगठित करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, कर्मचारियों को भर्ती करते हो, तो कहीं ना कहीं वो उसका पार्ट बन जाता है। इसलिए मैंने उसको अलग से एक नंबरिंग नहीं दिलवाई है। आपके ओरिजिनल पॉइंट हमेशा ये 6 ही रहेंगे, इन 6 के अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। अब आप अपने नोट्स में 3-4 पन्ने पलटिए और उस पॉइंट पर जाइए जहां पर लिखा था यूनिट नंबर 2। मैंने आपको बताया है कि आपका पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट को टोटल कितनी यूनिट्स में बटा हुआ है, 5, जिसमें से एक हमारी समाप्त हुई थी और सेकंड यूनिट हमने कल से ही शुरू करी है। तो जो यूनिट नंबर 2 है, वहां से इस चीज की शुरुआत हुई थी, ये जो आप पूरी कहानी पढ़ रहे हो। समझ में आ रही है आपको चीज? ठीक है, वापस आ जाओ जहां पर आपने फ्लो चार्ट बनाया है, वापस आ जाइए। अब जहां पर आपने फ्लो चार्ट बनाया है, वहां पर आपको एक चीज और क्या करनी है, एक आपको छोटा सा नोट डालना है। जहां पर भी फ्लो चार्ट आपने बनाया है उसके आसपास नोट डालिए। अगर उसके नीचे नोट डाल सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो नोट बनेगा वो इन 6 स्टेप से कनेक्टेड ही बनेगा। अब देखिए मैं नोट में क्या लिखवा रहा हूं, मैं नोट में क्या लिखवा रहा हूं। बिजनेस मैनेजमेंट की, बिजनेस मैनेजमेंट की इन 6 स्टेप्स में से बिजनेस मैनेजमेंट के इन 6 स्टेप्स में से हमने स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स, हमने स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स डिटेल में कर लिए हैं।
जिसका मतलब विच मीन्स हमने इनके अंदर आने वाले एलिमेंट्स को कवर कर लिया है। राइटिंग दोस्त साफ साफ लिखना, हमने इनके अंदर आने वाले एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी कि तत्व, यही तो कर रहे थे हम कल पूरे लेक्चर में। ये आपका नोट समाप्त हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से। जब मैं आपसे एक शब्द बोलता हूँ डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग का जनरली मतलब होता है कि हम एक निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो इन 6 स्टेप्स में से कहां पर आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए डिसीजन लेना, या सबसे लास्ट में आना चाहिए डिसीजन लेना, या कहीं बीच में आना चाहिए डिसीजन लेना? बताओ। नो इनपुट। आगे आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को और क्लियर करता हूँ। डिसीजन मेकिंग बेसिकली एक मैं आपको, आप लोग अपने नोट्स में इस वाले हेडिंग पर आ गए हो, डिसीजन मेकिंग पर? अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कभी कभार इसको बिजनेस मैनेजमेंट बोलने के साथ साथ हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, आप इसको मत काटिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, संगठनात्मक प्रबंधन। तो पहले तो एक काम ये कर लो कि बिजनेस मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है वो 2 नाम से आ सकता है। तो कहीं भी लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा कि बिजनेस मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ऐसा कर लो। व्यापार प्रबंधन को हम संगठनात्मक प्रबंधन भी कहते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। व्यापार प्रबंधन को हम संगठनात्मक प्रबंधन भी कहते हैं।
एक चीज और आप और लिख लो कि ये क्वेश्चन एक तरीके से आपसे और पूछ सकता है। दो क्वेश्चन आप वहां पे बना लीजिएगा। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये तो आपकी हेडिंग बनवाई थी मैंने कि व्यापार प्रबंधन में कौन कौन से चरण शामिल होते हैं। ये एक तरीके से आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है, तब भी आपको यही सेम आंसर देना है। क्वेश्चन होगा फंक्शंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, या सिंपल इतना बोल देगा प्रबंधन के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो भी यही सेम आंसर आपको देना है। मुझे बस 1 मिनट आप और दीजिएगा, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ यार इसमें। कायदे से अगर हम देखें तो आप लोगों का कहना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन मेकिंग कायदे से, ये जो हम मैनेजमेंट के अंदर ये हम 6 स्टेप्स देख रहे हैं, ये 6 स्टेप्स में से डिसीजन मेकिंग कहीं भी जगह पर फिट नहीं होता है। डिसीजन मेकिंग इन 6 कामों से बिल्कुल अलग है। यानी कि डिसीजन लेने का काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का होता है, और मैनेजर जब डिसीजन ले लेता है, डिसीजन लेने के बाद फिर ये काम शुरू होते हैं। क्या आप समझ पाए? तो डिसीजन मेकिंग का जो क्वेश्चन था मेरा कि वो फर्स्ट में आएगा या लास्ट में आएगा, तो डिसीजन मेकिंग सबसे पहला स्टेप है कायदे से, क्योंकि आप सब कुछ कर कराने के बाद थोड़ी ना फैसला लोगे। आप फैसला ले चुके हो और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग आपने क्या की है, प्लानिंग करी है। आपने उस डिसीजन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग करी है। आपने उस डिसीजन के अकॉर्डिंग कर्मचारियों की भर्ती करी है। तो डिसीजन मेकिंग को हम ये 6 कामों से अलग रखेंगे। पहले डिसीजन मेकिंग कर लो, और उसके बाद ये उसके बाद ये 6 काम जो है आप बाद में अंजाम दे दीजिए। इतनी चीज क्लियर हुई? तो क्योंकि ये समझना जरूरी है यार, क्योंकि ऐसे आप हेडिंग रटते हुए आगे नहीं जा सकते हो। अब चूंकि इन्होंने बीच में डाल दी है ये चीज, तो हमको उसको डील करना पड़ेगा फिर अच्छे से। तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक काम करेंगे हम इसमें। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, इसको मैं हटाता हूं, और यहां पर मैं आपके लिए कुछ इधर ड्रॉ करता हूं। अभी आप मत लिखिएगा कुछ भी, अभी आप बस देखिए। व्यापार प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट का, बिजनेस मैनेजमेंट में
सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, डिसीजन डिसीजन मेकिंग होती है। और ये आमतौर पर, और ये जनरली मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी रुकिएगा। अब मान लो हमने डिसीजन मेकिंग कर ली है, मैनेजर्स हैव टेकन ऑल द डिसीजंस, उनको जो भी निर्णय लेने थे उन्होंने ले लिए हैं सारे डिसीजंस। एंड नाउ अब क्या होगा, अब बिजनेस मैनेजमेंट की वो हमने जो स्टेप्स पढ़ी हैं वो स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग हो जाने के बाद, तो यहां पर लिखूंगा मैं डिसीजन मेकिंग, आप शॉर्ट में मत लिखना। डिसीजन मेकिंग हो जाने के बाद डिसीजन मेकिंग हो जाने के बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के कार्य स्टार्ट होते हैं। क्योंकि अगर आप फंक्शन शब्द की हिंदी देखो ना, तो फंक्शन का मतलब होता है कुछ कार्य करना, कुछ काम करना। और हम कोई भी काम डिसीजन लेने से पहले नहीं करते, हम कोई भी काम डिसीजन लेने के बाद करते हैं। तो उस कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जो डिसीजन मेकिंग है वो कंप्लीटली एक सेपरेट प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को हो जाने के बाद फिर जो मैनेजमेंट है वो अपने फंक्शंस को पूरा करना शुरू करता है। और इसी में हम फिर लगातार लाइन से बना के लिख देते हैं कि हमारे में पहले क्या आ गया था। हमने पहले सिंपल क्या किया, हमने पहले प्लानिंग कर ली, और प्लानिंग करने के बाद हमने लोगों को संगठित करना शुरू किया, ऑर्गेनाइजिंग। अब इन सारे शब्दों का मीनिंग हम पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत बार लिख चुके हैं, तो वापस नहीं लिखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग हमने कर ली, अब उसके बाद हमको क्या करना है। हाँ, अब तुमने उनको इकट्ठा तो कर लिया, अब तुम उनको निर्देश तो दो, उनको डायरेक्ट तो करो कि उनको करना क्या है। तुमने डायरेक्टिंग भी कर ली, अब तुम क्या करोगे। अब तुम ये देखो कि अगर कल हमने डायग्राम बनाया था ना, और वो एक डायग्राम ने सोचो कितनी सारी बातें कह दी थी, फिर तुम कंट्रोलिंग करो कि तुम अपने टारगेट के अनुसार जा रहे हो या नहीं जा रहे। और फिर तुमने कंट्रोलिंग भी कर ली, अब क्या करोगे। हाँ, हाँ, कोऑर्डिनेशन करोगे अब तुम। अब तुम कोऑर्डिनेशन करोगे तो ठीक है, यहां पर तुम समन्वय कर दो, उन सभी के एफर्ट्स को एक साथ तुम कोऑर्डिनेट कर दो। और फिर तुम फाइनली क्या करोगे, इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन करोगे। तो इसको ड्रॉ कर लो और फिर फाइनली हम डिसीजन मेकिंग पढ़ना शुरू करेंगे।
ठीक है। अब एक चीज और नोट डाउन कर लो यहां पर तुम, ये मैं हटा नहीं रहा, देखे रहने दे रहा हूं। ये देखो, ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये मुद्दा आता है कि ये दिए किसने थे। तो एक हेनरी फ्योल नाम का व्यक्ति था 1916 में, उसने ये फंक्शंस को जो है दिया था। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर मैम ने आपका ये मैनेजमेंट का सेक्शन डील किया था। इस बार उन्होंने क्या किया है, सिलेबस में से मैनेजमेंट के सेक्शन को इनडायरेक्टली उन्होंने हटा दिया है, उसको यहां पर उन्होंने घुसा दिया है। तो हम बस क्या लिखना चाहते हैं, आप लोग तरकीब से लिख लीजिएगा उस चीज को। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख दूं अगर मैं, हु गेव 5 functions of management। प्रबंधन के 5 कार्यों के बारे में किसने बताया था। प्रबंधन के 5 कार्यों के बारे में किसने बताया था। तो दोस्तों आंसर आएगा हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल, HENRIFAYOL, हेनरी फेयोल। कब बताया था, 1916 में, इन 1916, 1916 में जो है इन्होंने बताया था। अब आप कहोगे सर यहां तो पढ़ा रहे हो 6 फंक्शन, क्वेश्चन में दे रहे हो 5 फंक्शन, किसने दिए। क्योंकि जब हेनरी फेयोल भाई साहब ने 5 फंक्शन दिए थे, उसमें उन्होंने ये छठा वाला मूल्यांकन करना, एवेल्युएशन करना, इसको शामिल नहीं किया था। तो ये सब आपको खुद की लिखने की बातें हैं। 1916 में जब हेनरी फेयोल भाई साहब ने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के बारे में बताया था, तब उन्होंने ये जो छठा फंक्शन है इवेल्युएशन, इसको उन्होंने शामिल नहीं किया, मूल्यांकन की बात नहीं की थी उन्होंने। तो ये हो गया आपका #1, 2, 3, 4, 5, 6। हटा दें पूरा, जल्दी करें, 2 मिनट है आपके पास। बढ़े आगे। अब हम लिखेंगे उस किताब का नाम जिस किताब के अंदर हेनरी फेयोल भाई साहब ने ये सारी बातें लिखी थी। तो अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं, तो हम किताब का नाम कहीं ऊपर लिख देते हैं। किताब का नाम था, हाँ, बुक का नाम। तो आप अपने इसी क्वेश्चन में आगे ऐड करना है ना कि कौन सी बुक में इन्होंने 5 फंक्शंस के बारे में बताया था। एड किताब का नाम अंग्रेजी में आएगा, उनको हिंदी नहीं आती थी। एडमिनिस्ट्रेशन, खैर पूरी इंग्लिश में भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट में ईटी, जनरली। किताब का नाम जल्दी नोट डाउन करें, और फिर हम फाइनली अपनी आज की हेडिंग की ओर प्रस्थान करेंगे।
चलिए देखें। अब आप लोग आ जाइए इस स्टेप पर। यहां से हमें आज के कार्यक्रम शुरू करने, कार्यक्रम तो खैर हमको शुरू हुए समय हो गया अब, लेकिन नोट्स के अनुसार यहां से हम अपने कार्यक्रम को आज शुरू करेंगे। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ये क्या है, कहां आता है, कैसा है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन डिसीजन लेता है? कौन डिसीजन लेता है? मैनेजर, प्रबंधक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के बारे में तो जान लिया। अब देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग के अंदर आखिर आता क्या क्या है। डिसीजन मेकिंग के अंदर आखिर आता क्या क्या है। लेकिन इससे पहले हमको एक और नोट यहां पर डालना पड़ेगा। लिखें। डिसीजन मेकिंग के डिसीजन मेकिंग के कुछ पॉइंट्स, डिसीजन मेकिंग के कुछ पॉइंट्स प्लानिंग से मैच हो सकते हैं। जिससे पहले कि आप फैल जाएं, उससे पहले नोट लिख देना तो बहुत अच्छी बात है। तो डिसीजन मेकिंग के कुछ पॉइंट्स प्लानिंग से मैच हो सकते हैं। परंतु ये दोनों अलग अलग हैं, बट दे बोथ आर डिफरेंट। कुछ पॉइंट मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग दोनों अलग अलग चीज नहीं है। दोनों डेफिनेटली अलग अलग चीजें हैं, बट दे बोथ आर डिफरेंट। अब मैं आप सभी से चाहता हूं कि डिसीजन मेकिंग का जो सबसे पहला काम है उसको आप पढ़ लें। डिसीजन मेकिंग का जो सबसे पहला काम है उसे आप पढ़ लें। और जो कल मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था रिपीट मोड पे बार बार, उसको भी लगातार ओपन कर लीजिएगा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में सबसे पहली चीज जो ये बोल रहे हैं वो क्या है कि पहले तो भैया तुम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करो, तुम अपने उद्देश्य बनाओ, तभी तो डिसीजन ले पाओगे। जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है कि उस काम को आप क्यों करना चाह रहे हो, क्या तब तक आप डिसीजन ले सकते हो? नहीं ले सकते। डिसीजन यानी कि निर्णय तभी लिया जा सकता है, डिसीजन यानी कि निर्णय तभी लिया जा सकता है जब 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 ऑब्जेक्टिव्स जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों। क्लियर यानी कि स्पष्ट। जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, जब आपके उद्देश्य स्पष्ट हो। हटा दें इसको, नोट डाउन हो गया। पीछे सभी का नोट डाउन हो गया। ओके। अब मैं चाहता हूं कि एक बार वो कल वाला फ्लो चार्ट आप निकालें जहां पर हमने मिशन, विशन, फिशन ये सब खेला था। तो बताते चलना, सबसे पहले आप क्या बनाते हो? विजन।
हालांकि इस फ्लो चार्ट का बिजनेस मैनेजमेंट के वो 6 फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज का काम है कि सीक्वेंस क्या है। पहले आप विजन बनाते हो, यानी कि पहले आप दृष्टि बनाते हो कि आपको लंबी दौड़ में क्या करना है। इस विजन को हासिल करने के लिए क्या बनाते हो? मिशन। मिशन पर जाने से पहले आपके पास क्या चीज क्लियर होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य की मिशन पर जा क्यों रहे हो। मिशन पर जा रहे हो, आपका उद्देश्य तो क्लियर है कि मिशन पे क्यों जा रहे हो, लेकिन मिशन पर जाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे? बनाएंगे, रणनीति बनानी पड़ेगी। आपने स्ट्रेटेजी बना ली, आपने रणनीति भी बना ली। क्या ये रणनीति केवल एक व्यक्ति फॉलो करेगा तो मिशन पूरा हो जाएगा क्या? क्या बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको फॉलो नहीं करना पड़ेगा क्या? तो जब सब लोग किसी एक चीज को फॉलो करते हैं तो हम उस चीज को क्या कहते हैं? पॉलिसी, यानी कि नीति। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मान के चलो 1 साल की। तो क्या वो स्ट्रेटेजी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी नहीं है? जरूरी है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा था? प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे फिर हमको। कार्यक्रम, प्रोग्राम बना दिया। अब हर प्रोग्राम के अंदर घुसना पड़ेगा। मंथली, आपने मंथली प्रोग्राम बना लिया, अब उनके हिसाब से अंदर जाना पड़ेगा। फिर क्या था? हैं? हैं? प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है। दही जमी हुई है मुंह में, अभी लस्सी बना देंगे। प्रोसेस, फिर उसके बाद प्रोसेस समझ ली, अब उसके बाद क्या था? बजट। अंत में तो बजट होना जरूरी है। मैंने एक बार ये फिर आपके लिए रिपीट करवा दिया है। तो ये जो आपने ऑब्जेक्टिव शब्द पढ़ा कि भैया अगर डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, तो इस पूरे फ्लो चार्ट में ऑब्जेक्टिव की जगह कहां पर है? तीसरे नंबर पर। वापस एक दफा रिपीट करें इस फ्लो चार्ट को, रिपीट करें, जल्दी जल्दी ड्रॉ करें। और पता है आपको ये फ्लो चार्ट कहाँ काम आएगा? ये फ्लो चार्ट वहां काम आएगा जहां आप सब भूल जाओगे। अब सब जहां सब भूल रहे हैं तो सर ऐसी कैसी उम्मीद रखते हो वहां ये याद रहेगा? ये भी सही बात है। लेकिन ये घर में पड़ा हुआ वो बाम है जो हर दर्द पे काम आता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। इसको आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी आंसर लिख रहे हो, कोई भी आंसर मतलब उसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बिजनेस मैनेजमेंट, व्यापार प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ऐसा कुछ मैनेजमेंट शब्द अगर आ गया तो पहली फुर्सत में इसको चिपका दो। तो आप इस फ्लो चार्ट के पास वहीं पर एक नोट बना के लिख लो ये फ्लो चार्ट कहां चिपकाना है। क्वेश्चन में कहीं भी मैनेजमेंट शब्द आ गया, पहली फुर्सत में चिपका दीजिए इस फ्लो चार्ट को। और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने वाला 10 बार सोचेगा कि बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। तो ऐसी चीज है, टीचर भी काटने से पहले सोचता है इसको। क्वेश्चन में कहीं भी मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछता है तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है, बस इतना आप अपने नोट्स में करके आप उसे लिख लो। दैट्स इट। क्या हम सभी यहां तक क्लियर हैं? तो डिसीजन मेकिंग करने से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या दिमाग में क्लियर होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जैसे ही हमने अपना क्लियर कर लिया है, ऑब्जेक्टिव जैसे ही हमने अपना क्लियर कर लिया है, तो अब हम सेकंड चीज पर चलेंगे कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए सेकंड नंबर पे किस चीज की जरूरत है। ओके। और इनफैक्ट ये जो पूरी कहानी लिखी है ना,
इस फर्स्ट पॉइंट के बाद ही आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। इस क्वेश्चन में बहुत सही सटीक तरीके से फिट होता है, क्योंकि अगर आप ये वाली हेडिंग को नीचे पढ़ोगे ना, इसके एक्सप्लेनेशन, तो इसमें कई दफा बहुत सारी चीजें आ रही है, मिशन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो इससे अच्छा इसके बारे में पहले इतना एक्सप्लेन कर दो, और फिर ये एक्सप्लेन करने के बाद ये फ्लो चार्ट बना दो, काम खत्म, सेकंड पे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग करने के लिए सेकंड चीज क्या जरूरत है? विकल्पों की पहचान, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। विकल्पों की पहचान अपने अपने मीडियम के नोट्स में से देखिएगा। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, विकल्पों की पहचान। आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होना बहुत जरूरी है बिजनेस मैनेजमेंट में। व्हाई? क्या रीजन है? एग्जैक्टली, ऑल्टरनेटिव्स आपको एक बैकअप भी देता है। विकल्प आपकी जिंदगी में होते हैं तो आपको एक बेटर चॉइस भी मिलती है, और विकल्प आपकी लाइफ में होते हैं तो आप एक बेहतर डिसीजन मेकिंग भी कर पाते हैं। हमने कई बार अपने काफी बुजुर्ग लोगों को, सीनियर लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसीलिए हमें यही करना पड़ा। लेकिन तुम्हारे पास आज चॉइस है, तुम चार पांच चीजों में से कुछ भी एक चीज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी, तो वहां पर जितने भी लोग थे, उनके पास सिर्फ एक विकल्प था कि वो कारखानों में काम करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, ये सब क्या है? इंडस्ट्रीज को यहां से बढ़ावा मिला था, वर्ल्ड हिस्ट्री लेवल की चीजें हैं ये। तो यहां पर उस जमाने में वो लोग कोट पैंट, सूट पैंट पहन के कारखानों में काम करते थे, भले ही चाहे वो कोयला उठाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, क्योंकि वो तो उनका गेटअप ही ऐसा है, कोट पैंट। तो उस टाइम पर उनके पास चॉइस नहीं थी। समझ रहे हैं आप बात को? ये चीज है। अभी रिसेंटली HDFC बैंक का एक एड आता है, पेमेंट की चॉइस, कि HDFC का विराट कोहली ऐड कर रहा होता है, बोलता है यूपीआई ले लो, यूपीआई ले लो, क्यूआर कोड ले लो, क्यूआर कोड ले लो। तो विराट कोहली कहता है इनके एडवर्टीजमेंट में हमें कोई चॉइस ही नहीं मिली, लेकिन अगर तुम इनका ऐप यूज करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी। तो आप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जितने ज्यादा आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उतना बेहतर आप डिसीजन लेते हो। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव दोस्त सामने से चल के नहीं आएगा, ऑल्टरनेटिव की पहचान आपको करनी पड़ेगी, वो है बात। लिखेंगे डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में सेकंड स्टेप, डिसीजन मेकिंग में सेकंड स्टेप विकल्पों को पहचानना होता है, ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना होता है। डिसीजन मेकिंग में सेकंड स्टेप विकल्पों को पहचानना यानी कि ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना होता है। विकल्पों को पहचानना यानी कि ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना होता है। और मुद्दा आता है कि ये विकल्पों की पहचान करता कौन है? वही मैनेजर लोग करते हैं। और किसी भी मैनेजर के पास ऑल्टरनेटिव की पहचान करने के लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मकता। ये भी लिखना जरूरी है। आपके ये नहीं है कि मैं कोई नया पॉइंट लिखवा रहा हूं, इन्होंने आपके एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जो मैनेजर है ना, उसके पास पहली बात तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ताकि दिमाग लगा के कई सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाए। साथ ही साथ एक खुलापन होना चाहिए, माइंड में एक ओपननेस होनी चाहिए, तभी वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पाएगा। नहीं तो वो उसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो सीमित रहेंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं यहां पर, आइए देखते हैं। इस स्टेप में, इस स्टेप में मैनेजर्स को यानी कि प्रबंधकों को, इस स्टेप में मैनेजर्स को क्रिएटिव होना काफी जरूरी है।
क्रिएटिव एंड ओपन होना काफी जरूरी है, यानी कि वो रचनात्मक होने चाहिए और काफी खुले विचार के होने चाहिए। क्रिएटिव एंड ओपन होना क्रिएटिव एंड ओपन होना काफी जरूरी है। इतना क्लियर हुआ? क्रिएटिव एंड ओपन होना काफी जरूरी। फिर यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। बिकॉज दिस विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि इससे विकल्पों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। बिकॉज दिस विल इंक्रीज बिकॉज दिस विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी बिकॉज दिस विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि इससे विकल्पों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। आप जितने ज्यादा क्रिएटिव रहोगे, जितने ज्यादा आपके खुले विचार रहेंगे, उतने ही बेहतर आप अपने लिए विकल्पों को ढूंढ पाओगे। क्लियर है? हम लोग एकदम सटीकता से चल रही है गाड़ी। चलिए, अब डिसीजन मेकिंग में देखते हैं कि जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, तो पढ़ें। क्या केवल विकल्पों को पता लगाना काफी है, या उन विकल्पों को मुझे एक एक करके उनका विश्लेषण, उनका थोड़ा सा इवेल्युएशन भी करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि मैं जिस स्टेज ऑफ लाइफ में हूं, मैंने अपने सामने 5 ऑल्टरनेटिव्स को रखा, एंड आई एम थिंकिंग कि विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए कौन सा विकल्प अच्छा होगा। तो मैं सिर्फ ये देखने मात्र से नहीं बता सकता, मुझे हर ऑल्टरनेटिव का, हर विकल्प का एक प्रॉपर उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, ये रिस्की है, ये ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसमें इसमें फेम ज्यादा है, इसमें मनी ज्यादा है। तो सारे ऑल्टरनेटिव्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? इवेलुएट करना पड़ेगा, उनका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो वो तीसरा स्टेप है। चलते हैं आगे। इवेलुएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, ऐसा ही होना चाहिए कुछ पॉइंट। एनालाइजिंग लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इवेल्युएशन इसको बोलना थोड़ा ज्यादा पसंद कर रहा हूं। एनालाइज करो, इवेल्युएट करो, बात बराबर है। तो यहां पर लिखना जरूरी है। सेकंड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप है लेकिन मैं इसको सेकंड स्टेप से कनेक्ट कर रहा हूं। सेकंड स्टेप में सिर्फ विकल्पों को पहचानना काफी नहीं है, सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ विकल्पों को पहचानना काफी नहीं है, सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना सफिशिएंट नहीं है। नाउ इन थर्ड स्टेप, अब तीसरे चरण में, नाउ इन थर्ड स्टेप, अब तीसरे चरण में मैनेजर्स को हर ऑल्टरनेटिव का, यानी कि हर विकल्प का, हर ऑल्टरनेटिव का, हर विकल्प का क्या करना पड़ेगा? विश्लेषण, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन करना होगा।
अब हम इवेल्युएशन जब करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो आप समझिए। विश्लेषण के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएशन। विश्लेषण के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएशन। इसमें जो पहला फायदा है ना दोस्त, वो ये है, लागत का पता लगाना, आइडेंटिफाई कॉस्ट। आप जैसे ही हर ऑल्टरनेटिव को जांचते हो आपको पता चल जाता है कि इसके साथ जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं नीट की तैयारी करूं या जेई की तैयारी करूं, तो व्यक्ति ने देखा, अब जेई और नीट में भी उसने और विकल्प देखे। उसने देखा कि जेई के अंदर भी दो ऑप्शन हैं, या तो सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग या प्राइवेट से, और नीट में भी दो ऑप्शन हैं, या तो सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस या प्राइवेट से। तो टोटल कितने ऑल्टरनेटिव्स हो गए उस बच्चे के पास? चार हो गए। उसने पहले वाले को एनालाइज किया कि अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा सरकारी कॉलेज से तो मेरा खर्चा आएगा 1 लाख। उसने दूसरे वाले को देखा कि अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा प्राइवेट कॉलेज से तो मेरा खर्चा आएगा 20 लाख। तो पहला वाला कितने का पड़ रहा है? 1। दूसरा वाला कितने का पड़ रहा है? 20। तीसरा ऑल्टरनेटिव देखा कि अगर मैं सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस करूं तो मेरा खर्चा आएगा 20 हजार, क्योंकि एमबीबीएस सरकारी कॉलेज से बहुत ज्यादा सस्ती होती है, 20 हजार। और फिर चौथा, अगर मैं एमबीबीएस कर लूं प्राइवेट कॉलेज से तो 1 खोखा, यानी कि 1 करोड़। तो उसने ये देखा कि यार, उसने पहले अपनी काबिलियत देखी कि भैया मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और इन केस अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या मैं एमबीबीएस 1 करोड़ में करने को तैयार हूं। तो उसने देखा कि यार इसमें तो बहुत रिस्क है, तो उसने फिर एमबीबीएस को साइड ही कर दिया। उसने कौन सा रास्ता चुन लिया? जेई। बोले अगर हम मेरा सरकारी में नहीं भी हुआ तो प्राइवेट कॉलेज से 20 लाख में इंजीनियरिंग हो जाएगी, वहां तो 1 खोखा लग रहा था एमबीबीएस में, तो मैं उससे बच जाऊंगा कम से कम। तो इस तरीके से आप अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक विकल्प पर आखिरकार आते हो, और फिर तुम सारा ही काम उसी विकल्प के बेसिस पर करते हो। तो सेकंड चीज आपने इवेल्युएशन करने से क्या पता लगा ली? रिस्क, खतरा, रिस्क कितनी है ये पता लगा कि नहीं लगा तुम्हें? पहले कॉस्ट देखी, फिर रिस्क देखी तुमने, बस। तीसरा तुमको ये पता चल जाता है सक्सेस रेशियो, कि सफलता का अनुपात कितना रहेगा, सफल होने के चांस कितने रहेंगे, बस इतना ये कर लो। सफलता के अंदर तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी भी आ गई। तो ये तीन चीजें तुमको काय से पता चलती है? अपने विकल्पों का विश्लेषण करने से, ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने से। तो तुम तीसरे स्टेप के एंड में फाइनली एक ऑल्टरनेटिव को चूज कर ही लोगे आखिरकार। कहने का मतलब ये है, तुम सबका एनालिसिस कर चुके होगे और एट द एंड तुम एक ऑल्टरनेटिव चूज कर चुके होगे। तो अब जो चौथा स्टेप कायदे से आना चाहिए उसमें यह होना चाहिए कि आपने सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव अब चूज करना है। ऐसा कुछ पढ़ के देखो क्या है। तो तुम तीसरी स्टेप तक इतना दिमाग चला चुके हो, सारा एनालिसिस वगैरह करके बैठे हो। अब क्या करना है कि आपने जो इतना दिमाग चलाया, आपने इतना जो एनालिसिस किया, अब उसके बेसिस पर चौथे स्टेप में आपको क्या करना है? आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था, जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जो सबसे बेस्ट विकल्प था, उसे आपको क्या करना है? चूज करना है। इन फोर्थ स्टेप, इन फोर्थ स्टेप, नाउ manager will finally choose the best available alternative. Now manager will finally choose, now manager will finally choose the best available alternative. चौथे चरण में अब प्रबंधक आखिरकार सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प का चयन करेंगे। चौथे चरण में अब प्रबंधक आखिरकार
सबसे अच्छा मौजूद विकल्प का चयन करेंगे, बेस्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। तो दोनों भाषाओं में आप लिख लो इस बात को। अब आप कहोगे कि सर सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव कौन सा माना जाता है? अभी तुम थर्ड स्टेप में करके तो आए हो जिसमें तुम्हारा सबसे कम खर्चा लगे, जिसमें तुम्हारे सक्सेस की चांस ज्यादा हो, जिसमें तुम्हारी रिस्क कम हो, वही तो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है। लेकिन ये तो हमारे पिछले पॉइंट से मैच हो रहा है। हम एक नई लाइन क्या लिख सकते हैं? हम एक नई लाइन ये लिख सकते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है वो होता है जो उस बिजनेस के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव से मैच करता है। क्योंकि आपने डिसीजन लेने से पहले सर्वप्रथम सबसे पहले आपने क्या बनाया था? आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, आपने उद्देश्य बनाए थे। तो सबसे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव वही होगा जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव से जितना हो सके उतना मैच करे। ठीक है, तो अब मैं ये वाली लाइन भी आपको लिखवा रहा हूं। हाउ टू डिसाइड विच इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नहीं नहीं, हाउ टू डिसाइड तो हम समझ गए कि कॉस्ट देखो, सक्सेस देखो और रिस्क देखो, वो तो ठीक है। डेफिनेशन क्या है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव की डेफिनेशन क्या है? तो ये हमको लिखना है। इधर देखें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव? सर्वश्रेष्ठ विकल्प की क्या परिभाषा होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव? सबसे अच्छे विकल्प की क्या परिभाषा होती है? सबसे अच्छा नहीं, मतलब सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ विकल्प की क्या परिभाषा होती है? तो आंसर आप सबको पता है। एन ऑल्टरनेटिव, एन ऑल्टरनेटिव which fulfills the objectives of the organization। एक ऐसा विकल्प जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करता हो। An alternative which fulfills the objectives of an organization। ये एक अच्छे विकल्प की डेफिनेशन है। चलो भैया, तुमने सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव फाइनली चूज कर लिया, फोर्थ स्टेप में है ना, चूज कर लिया। अब बस ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया, अब उसको देख के बैठ के खुश होते रहोगे क्या? तुमको, मैंने तुमको नोट्स दे दिए या तुम कहीं से एक अच्छी बुक लिया है, तो क्या बस वो खुशी का मंजिल हो गई वो? नहीं, उसको एवेल्युएट करना पड़ेगा। एवेल्युएट नहीं कहूंगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब उसको लागू करना पड़ेगा। नहीं तो ऑन पेपर तो सब अच्छा दिखता है, अब उसको लागू तो करो। हो सकता है कि कभी कभार आप बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव चुन लेते हो, बहुत सर्वश्रेष्ठ विकल्प आप चुन लेते हैं चौथे स्टेप में, लेकिन जब पांचवें स्टेप में आप उस विकल्प को लागू करते हैं और फिर छठे स्टेप में जब आप फाइनल एक इवेल्युएशन करते हो, तो आपको समझ में आता है कि जो हमको बेस्ट नजर आ रहा था ना, कभी कभार उसमें भी कुछ कमियां थी। और आप उसको तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक आप उसको लागू नहीं कर देते। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? एक मूवी है, आई डोंट नो कि आपने देखी है कि नहीं, फोर्ड वर्सेस फरारी। एक मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं जितनी भी आपको मूवी बताता हूं वो दो कैटेगरी में आती हैं, या तो स्टूडेंट इंस्पिरेशन या हॉरर। इसके अलावा मैं कुछ और सजेशंस नहीं देता। तो फोर्ड वर्सेस फरारी, और फोर्ड वर्सेस फरारी भी थोड़ा सा उसमें उन्होंने ग्लैमराइजेशन कर दिया है।
आप फोर्ड वर्सेस फरारी भी चलो मत देखो, एक एक सिंपल मूवी है उसका नाम ही है फरारी। फरारी एक बंदे का नाम था, उसके नाम पर फरारी उसका सरनेम था, उसके नाम पर फरारी का नाम पड़ा है। तो उस मूवी में दिखाया गया है कि आपने गराज में कितनी भी बेहतरीन चीज क्यों ना बनाई हो, लेकिन जब तक आप उसको ट्रैक पर दौड़ाओगे नहीं, आप उसको घिसोगे नहीं, तब तक आपको उसकी एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो पता नहीं चलेगा, ऐसा। और उसमें एक सीन ये भी दिखाया गया है कि उन्होंने इतना तगड़ा इंजन बना दिया, और इस अच्छे व्हीकल को टेस्ट करने के लिए आपको जो ड्राइवर चाहिए वो भी एक नंबर वाला चाहिए। तो उन्होंने इतना पावरफुल इंजन क्रिएट कर दिया फरारी वालों ने कि जो उनका सबसे बेस्ट ड्राइवर था उसकी मौत हो गई। गाड़ी एकदम इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि बिल्कुल उठ गई हवा में वो। तो वो भी उसमें चीजें दिखाई हैं, लेकिन वो ऐसा ज्यादा ग्लैमराइज नहीं कर रही है, उसमें बड़े फैक्ट फैक्ट दिखाए हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ठीक है, चलो खैर देखें आगे। ओके। और आज आज की डेट में आप लंबरगिनी लंबरगिनी गाने सुनते हैं पंजाबी। तो जो लंबरगिनी कंपनी है वो पहले ट्रैक्टर बनाते थे, और आज वो वर्ल्ड की सबसे सुपरफास्ट कार्स बनाते हैं। पहले ट्रैक्टर बनाते थे वो, सोचिए आप। ठीक है, चलो। तो फाइनली अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवें स्टेप पर। मैं हर हर पॉइंट के एक्सप्लेनेशन पे स्टेप नंबर डाल रहा हूं। अगर आप अपने बुलेट पॉइंट के साइड में स्टेप नंबर डाल लें कहीं पर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलिए देखेंगे। फाइनली अब हम पांचवें स्टेप पर आ गए हैं, और जो हमारा सबसे बेस्ट विकल्प हमने तराशा था उसको अब हम अप्लाई करेंगे। in this fifth step in this fifth step in this fifth step manager will apply या manager will implement the best alternative which they have selected। हाँ, हिंदी में लिखें कि अब इस पांचवें चरण में जो प्रबंधक होंगे, अब वो आखिरकार अपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प को, जिसे उन्होंने चौथे चरण में चुना था, अब उसको वो लागू करेंगे। तो इन दिस फिफ्थ स्टेप मैनेजर विल इंप्लीमेंट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव which which they had selected which they had selected in fourth step। ऐसा। आई होप कि आपको क्लियर हो। हाँ, फिर से बता देता हूं। पांचवें चरण में अब प्रबंधक अपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प को लागू करेंगे, जिसे उन्होंने चौथे चरण में चुना था। हटाऊं? ये पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ। हाउ इंप्लीमेंटेशन इज डन, लागू किया कैसे जाता है। हाउ इंप्लीमेंटेशन इज डन, आप कह रहे हो ना लागू कर देंगे अपने बेस्ट विकल्प को, लेकिन ये तो बताओ कि भैया आप कोई चीज लागू करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो उसको किया कैसे जाता है। सुनो एक एक करके। सबसे पहले आपको सारे कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियां समझानी पड़ेंगी। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि कर्मचारियों को जिम्मेदारियों का आवंटन करना पड़ेगा। असाइनिंग
रिस्पॉन्सिबिलिटीज बस इतना। दूसरा, मैनेजिंग रिसोर्सेस, संसाधनों का प्रबंधन। मैनेजिंग रिसोर्सेस, संसाधनों का प्रबंधन। अप्लाई करते हो किसी प्लान को, अप्लाई करोगे तो रिसोर्स वगैरह भी तो अपनी सेटिंग करोगे ना उसकी। पैसा थोड़ा इधर का इधर लगाओगे, ये सामान उधर का उधर करोगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो दोस्त, अगर मैं तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तुम्हें मैं रिसोर्सेज भी दे दूं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए टाइमलाइन सेट ना करूं कि ये आखिरी तारीख है, तो उस काम को कोई पूरा नहीं करेगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है? टाइमलाइन सेट करना, यानी कि समय सीमा निर्धारित करना। टाइमलाइन सेट करना, समय सीमा निर्धारित करना। और फिर फाइनली डिटेल्ड प्लान बनाना। अब देखो तुम्हारे जो तार हैं वो कनेक्ट होंगे। मैंने आपको 6 फंक्शंस पढ़ाए थे, उन 6 फंक्शंस का डायग्राम बनाने से पहले मैंने लिखा था कि पहले डिसीजन मेकिंग आता है, और डिसीजन मेकिंग के लास्ट में आप लोग क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो, और इसके बाद फिर फाइनली वो प्लानिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। आपको कनेक्शन समझ में आया? डिसीजन मेकिंग का यहां पर अंत हो रहा है और प्लानिंग की शुरुआत हो रही है। तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन है। ओके, अगर हम डिसीजन मेकिंग को सबसे लास्ट में पढ़ लेते तो वो ब्लंडर हो जाता। प्लानिंग से पहले, सबसे पहले ये आता है। तो यहां पर अब हम अपने हिंट के लिए एक लिख देते हैं। क्या कुछ और भी बचा है क्या इसमें? नहीं, वो तो खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से प्लानिंग स्टार्ट होती है, ऐसे लिख लेते हैं हम। तो ये आपका कौन से नंबर का स्टेप है? 5वां। ओके, हटा दें, बढ़े आगे। किसी को कोई तकलीफ, कुछ पूछना हो? चलिए फाइनली अब हम आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग के लास्ट स्टेप में। इसको हटा दो, केवल ये पढ़ो, समीक्षा करना। दिस इज द सिक्स्थ स्टेप ऑफ, यह निर्णय लेने का छठा स्टेप है। और ये सिक्स्थ स्टेप होने के साथ साथ लास्ट स्टेप भी। पिछले 5 स्टेप्स में जो कुछ किया गया, अंत में उन सब का, एट द एंड इट विल बी इवेल्युएटेड। अंत में उन सब की समीक्षा करना जरूरी है, या अंत में उन सब की समीक्षा की जाएगी। एट द एंड इट विल बी इवेल्युएटेड।
and if there are any deviations, चलो रहने दो। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग वाली जो हेडिंग है वो समाप्त हो गई है। अब आपके नोट्स में एक टेबल आपको दे रखी होगी, और ये हटा दूं मैं। अब आपको एक टेबल दे रखी होगी, और एज यूजुअल आपके टेबल में क्या होता है? समरी। बिल्कुल सही। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा डिसीजन मेकिंग में वो आपकी समरी आ गई। सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई किए थे, और ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपने क्या दिमाग लगा के अपने ऑल्टरनेटिव्स कि क्या क्या विकल्प आपके पास मौजूद हैं वो पता लगाना आपने शुरू किया था। और केवल विकल्प पता लगाने से कुछ नहीं होगा, फिर आपने हर ऑल्टरनेटिव को एनालाइज किया, आपने उसकी समीक्षा करी, और फिर फाइनली आपने फोर्थ स्टेप में जो सबसे अच्छा विकल्प था उसका चुनाव कर लिया। पांचवें स्टेप में आपने अपने उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट कर दिया, एंड लास्ट में आपने सभी 5 स्टेप्स का क्या किया? रिव्यू किया। तो ये एक बेसिक समरी है। आप ये टेबल्स को ना फॉलो करना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आप लिख रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जिसका वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से, वो 5 फंक्शन, वो 6 फंक्शन, डिसीजन मेकिंग, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्लीटली एक सेपरेट हेडिंग है, तो इसलिए मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, दिस हैज नथिंग टू डू विद डिसीजन मेकिंग एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका निर्णय लेने से और प्रबंधन के कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। This has nothing to do. This has nothing to do with, इसका निर्णय लेने से और प्रबंधन के कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। This has nothing to do with decision making and functions of management. ये कंप्लीटली अपने आप में एक सेपरेट हेडिंग है। और मोटिवेशन को हम डिफाइन कैसे करें? सबसे बड़ी चीज तो ये है, मुझे एक बात बताओ कि जो बंदा इस सोच के साथ आया है कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है, बाकी कंपनी भाड़ में गई, क्या हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा कर्मचारी है वो मोटिवेटेड है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मोटिवेशन की सही परिभाषा यह है कि जब किसी इंडिविजुअल की सोच, जब किसी व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच होने लगे, तब उसको कहते हैं मोटिवेशन। कि अब जो आपका कर्मचारी है वो मोटिवेटेड है, अब वो भी वही सोचता है जो आपकी कंपनी चाहती है, तो अब ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकल के आएंगे। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि जितने भी बड़े कंपनीज होते हैं वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज में एक ड्रॉप बॉक्स होता है जहां पर आप जो भी अपनी टीम के बारे में सोचते हो, जो भी आपको लगता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में क्या होता है कि उनके फ्लोर्स डिवाइडेड होते हैं। अगर एक बिल्डिंग है, उस पूरी बिल्डिंग में कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है और उस बिल्डिंग में 10 माले हैं, तो हर माले का अपना एक नाम होता है, उसको वो अपने अपने हिसाब से बोल देते हैं। किसी फ्लोर का नाम कुछ रख देते हैं, किसी फ्लोर का नाम कुछ रख देते हैं, ऐसा करके। तो आपको अपनी फ्लोर से संबंधित कोई शिकायतें हैं, कोई आपके सुझाव हैं, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है और आप नहीं चाहते हो कि आपका नाम सामने आए, तो एक इनकॉग्निटो टाइप का ड्रॉप बॉक्स होता है। इनकॉग्निटो मींस जो
आपकी आइडेंटिटी को छुपा के रखेगा। आप सिंपल वो पर्चे में लिखकर आप उस ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। अब आप कहो कि सर कोई हमको देख लेगा तो, किसी ने हमको ड्रॉप बॉक्स में डालते हुए देख लिया तो, मान के चलो उस ड्रॉप बॉक्स में उस दिन केवल एक पर्ची गिरी और उसको गिराने वाले आप थे, सबने आपको देखा, तो अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि आपने ही वो पर्ची डाली है। तो व्हाट दे डू, उस एरिया को थोड़ा सा कवर कर देते हैं, मतलब एक अलग कैबिनेट टाइप का सा बना देते हैं। और वो कैबिनेट जनरली कॉफी मशीन के पास या वाटर कूलर के पास होता है। तो वहां तो कई लोग जाते हैं, कई बार जाते हैं, तो उनको पता लगा पाना मुश्किल होता है ऐसा। और जब हम लोग कंपनीज रिसेंटली ज्वाइन करते हैं तब हमारे अंदर ये चुल बहुत होती है कि हम इसको यूज करें। तो एक बार मैंने जब अपनी पहली नौकरी करी थी तो मेरे मैनेजर ने मुझे ये करते हुए देख लिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैंने क्या किया। मैंने क्या लिखा है। गनीमत क्यों? क्योंकि उस दिन कई और दूसरे लोगों ने भी उस ड्रॉप बॉक्स में लेटर्स डाले थे। अब हमसे कहा गया, हमको इतना मोटिवेट किया गया कि नहीं आप इसको यूज करो, आप इसको यूज करो, हमने कर दिया यूज। तो मेरी समस्या बस एक ही थी कि सारे कर्मचारियों को एक मैनेजर के साथ जोड़ के रखा जाता है कम से कम 6 महीने तक, और मैं पूरे फ्लोर पर एकमात्र ऐसा कर्मचारी था जो हर हफ्ते नए मैनेजर के साथ काम करता था। तो ना मेरी इससे जेलअप हो पाता था, ना मैं उसको समझ पाता था, ना वो मुझे समझ पाता था, और बहुत हौच पौच हो जाती थी। मैं जिसे चाहता था वो भी मुझे चाहते थे, बट फ्लोर पे जो प्रोटोकॉल्स थे वो हम लोगों को नहीं चाहते थे, तो हम लोग फिर साथ नहीं रह पाए। तो मैं उससे काफ़ी अपसेट हुआ और मैंने फाइनली ड्रॉप बॉक्स में पर्ची डाली कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, आप क्या कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं लिखा था, बट यस जो भी हो रहा था वो गलत हो रहा था। तो अल्टीमेटली जब आपकी बात सुनी जाती है ना, तो आपके पास एक मोटिवेशन होता है कि यार जो मेरी बात सुनना है, जो मेरे बारे में विचार कर रहा है, जिसको इस बात से फर्क पड़ता है कि इफ आई एम सैड और आई एम हैप्पी, तो उस केस में जो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच होने लगते हैं। क्या होता था, एक और आपको एग्जांपल देता हूं तो उससे आपकी कहानियां जो है और क्लियर हो जाएगी। मैं जिस कंपनी में था वो एक ऑडिटिंग कंपनी थी, तो मतलब उसका सबसे बड़ा काम चालू होता था फरवरी और मार्च में। आपको सभी को पता होगा फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है 31 मार्च को, तो काम बहुत ज्यादा होता है पिछले 2 महीने में। तो जो हम 7 आवर्स की जॉब करते थे उस जॉब को इंक्रीज करके 9 आवर्स कर दिया गया। उस 7 आवर्स की जॉब में वो आखिरी के 2 घंटे कैसे कटते हैं वो हमें पता था। अब वो आखिरी के 2 घंटे 4 घंटे बन चुके हैं, तो कैसे वो चीज की जाए। और लिटरली हेड्स ऑफ टू दैट कंपनी कि उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया। हमको जनवरी एंड में, वो सबसे पहले 28 जनवरी को एक गुड़गांव में एक बहुत अच्छी जगह थी, वहां पर हमको पूरे फुल डे पिकनिक पे लेके गए। खूब खिलाया, खूब पिलाया, अनलिमिटेड, मतलब खिलाया ही था। और अमेजिंग ट्रिप। अगले दिन वापस ले आए, तो वापस लाके फिर एक बढ़िया एक और पार्टी हुई, और वो ऑफिस में ही हुई, और बड़ी काफी मोटिवेशनल पार्टी थी। और उसमें उस टाइम पर हमको उन्होंने कहा कि तुम अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो तुम सीए की तैयारी मत करो। मतलब जो लोग, अब ऑडिटिंग कंपनी है उसमें सीए तो बहुत सारे थे ही थे, और हम लोग तो जस्ट कॉलेज पास आउट थे। तो उन्होंने कहा तुम सीए की तैयारी मत करो। कि अब कैसे करोगे सीए की तैयारी, कॉलेज वॉलेज हो गया, अब थोड़ा ना करोगे। उन्होंने हमें ऐसा भयंकर मोटिवेट किया कि जैसे इंडिया में सीए होता है ना, ऐसे ही अमेरिका में सीपीए होता है। क्या होता है? सीपीए। उन्होंने कहा हम तुमको सीपीए कराएंगे, और वो भी अपने खर्च पर। अरे भाई सब, और सीपीए करने में कम से कम 6 लाख लगता है। कितने लाख? 6 लाख। हम अपने पैसों पर तुमको सीपीए कराएंगे, और सारे अच्छे कॉलेजेस से आए हुए थे वहां पे बच्चे कंपनी में। तो सब इतने भयंकर मोटिवेट, बस तुम्हें क्या करना है कि आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें लग के तुम्हें काम करना है। तुम्हारी जितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी तुम्हें चूज किया जाएगा, और हम तुमको सीपीए कराएंगे। अब जो बच्चे जिनको पता है कि हम तो इस विचार से बैठे हैं कि हम तो अगले 2 महीने मेहनत करेंगे ही नहीं, तो उनके दिमाग में क्या विचार था? बोले हम तो मेहनत करेंगे नहीं तो हमको तो अब परफॉर्मेंस अच्छा होगा नहीं, तो हमको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने एक और ऑप्शन रखा, साहब लो, जिनको सीपीए नहीं मिल पाएगा
उनको मिलेगा ACCA। ACCA मतलब जो अरब देश होते हैं, दुबई आप चले जाइए, UAE आप चले जाइए, तो यहां पर CA नहीं चलता इंडिया की तरह, और अमेरिका की तरह CPA भी नहीं चलता, यहां पर चलता है ACCA। मतलब वहां के आप CA को क्या बोलते हो, CA नहीं बोलते, क्या बोलते हो, ACCA। यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत चलता है, शायद ऑस्ट्रेलिया में भी वो लोग ACCA चलाते हैं, तो उनको ACCA करने में 4 लाख लगते हैं। सॉरी, CPA करने में 8 लाख लगते हैं, ACCA करने में 6 लाख लगते हैं। CPA में तो 8 लाख लगते हैं, वो कंपनी भरेगी। उसके लिए तुम्हें बस कुछ नहीं, कंपनी के साथ 3 साल का बॉन्ड साइन करना है। और वो इतनी सुपर डुपर कंपनी थी जो आपके ऊपर 8 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है, और उसके अंत में भी डिग्री तो आपको ही मिलने वाली है, तो वर्थ है। और पता है CPA का जो एग्जाम है वो इंडिया में तो होता ही नहीं है साहब। कंपनी खुद पैसा खर्च करके आपको US भेजेगी, किसी ना किसी स्टेट में, वहां पर आप एग्जाम दे के आएंगे। और हमारे कितने सारे ऐसे सीनियर्स थे जो CPA की तैयारी कर रहे थे कंपनी के खर्च पर, और वहां पर अमेरिका में वो एग्जाम्स देने जाते थे। आप आने जाने की टिकट ही मान लो लगभग 180 190 के आसपास पड़ती थी, सोचिए। और आप सोच लो हमने 2 महीने कैसे काम किया होगा। इतना मोटिवेशन लेने के बाद मैंने 2 महीने बाद कंपनी ही छोड़ दी। इसको कहते हैं मूर्ख की पहचान। तो ये मूर्खता की पहचान है। बट कंपनी ने तो अपना काम कर दिया ना। कंपनी ने आपसे 2 महीने ऐसा काम करवाया, और आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज की 2 महीने में लग के काम किया। वो पता नहीं क्या खोपड़ी खिसक गई, पता नहीं क्या हो गया, नौकरी छोड़ दी, और 2 महीने इतने मजे आए वो अलग। बताओ, ऐसा बुद्धि भ्रष्ट हो तो बुद्धि भ्रष्टता की कोई सीमा नहीं है। एक बार बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी तो आप सीधे कुएं में जाके गिरोगे। आपके आसपास वाले सब आपको सलाह देते रहेंगे कि नहीं बेटा गलत कर रहा है, नहीं बेटा तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, नहीं साहब मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो 30 मार खा हूं। तो ऐसा कर देते हैं। समझ में आया आपको मोटिवेशन कैसे दिलाई जाए? तो मोटिवेशन सिर्फ पैसे से नहीं आएगी, पैसा तो बस एक जरिया है। मोटिवेशन आपको ये एहसास करवाने से आएगी कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। तो मोटिवेशन की एक ही लाइन है, तुम हमारे हम तुम्हारे, है ना, हम तुम हम। लेकिन ऐसा नहीं लिखना अपने को, हमको मोटिवेशन की सही डेफिनेशन लिखनी है। चलिए लेट्स राइट इट डाउन। और मैंने आपको बोल दिया मोटिवेशन में पैसा बढ़ाना सिर्फ एक हिस्सा है। तो आप अपने मोटिवेशन में सारे स्टेप्स पढ़ोगे ना, तो सबसे पहला वेतन ही है, क्योंकि वो तो है ही है सबसे बड़ा हिस्सा। तो हम क्या लिख रहे हैं, जब एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को यानी कि कर्मचारी के जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, जब एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जब कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों के साथ, संगठन के उद्देश्यों के साथ मैं मैच नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा अलाइंग्ड। अलाइंग्ड का मतलब होता है तालमेल बैठाना, मिल जाते हैं। दिस इज नोन एज मोटिवेशन। ये है साहब, दिस इज नोन एज मोटिवेशन। इसे हम कहते हैं प्रेरणा। ठीक है, पूरा शब्दों का खेल है। आप मोटिवेशन की डेफिनेशन बना के लिखवाए कि यस यस, जोश आ गया, जोश आ गया, बढ़िया, बोतल गिर गई, मोटिवेशन बढ़िया,
तो ये सही डेफिनेशन नहीं है यार। एक ऐसी बचकांट किस्म की डेफिनेशन दोगे तो खराब लगेगा वो। ठीक है, चलो अब पहला पॉइंट मैं आपको डेफिनेटली सी बात है नहीं समझाऊंगा, क्योंकि रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मॉनेटरी बेनिफिट। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट को हिंदी में कहते हैं मौद्रिक लाभ। और मॉनेटरी बेनिफिट में आप क्या क्या डाल सकते हो, देखो सबसे पहले तो आप वेतन डाल दो, सैलरी। वेतन के अलावा जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसेंटिव्स कहते हैं, अतिरिक्त लाभ कह दो आप। तो ये दो चीजें हैं जो हम मॉनेटरी बेनिफिट में, मौद्रिक लाभ में काउंट करते हैं। इनको आप नोट डाउन कर लें। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कहाँ है? नहीं नहीं, आपके में लिखा तो है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब रेम्यूनरेशन ही तो होता है, पैसा, मौद्रिक। आप पारिश्रमिक का ही मैं आपको मतलब लिखवा रहा हूं कि उसका मतलब ही है मौद्रिक लाभ। और फिर मौद्रिक लाभ को भी मैंने बता दिया है कि मौद्रिक लाभ कैसे कैसे दिया जाता है। तो एक सैलरी का तरीका है, और दूसरा आप कोई अतिरिक्त, दिवाली बोनस, इंसेंटिव को आप बोनस कह सकते हो। बोनस तो वेतन के अतिरिक्त ही मिलता है ना, अदर देन सैलरी। चलिए आगे देखें। अगला क्या है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भैया वही है कि हम तुमको ये करवा देंगे, हम तुमको वो करवा देंगे, तुमको ऐसा बनवा देंगे, वैसा बनवा देंगे, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट अदर देन मनी, मतलब पैसे के अतिरिक्त जो आप दे रहे हो वो क्या है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट पता है क्या होता है? कभी कभार व्यक्ति काफी डिमोटिवेट हो जाता है तो उसको एनकरेज करना, उसको प्रोत्साहित करना, ये भी एक तरीके के साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। हाउ डू यू सपोर्ट साइकोलॉजिकली? हाउ डू यू सपोर्ट साइकोलॉजिकली? मनोवैज्ञानिक रूप से आप कैसे अपना समर्थन करवाते हैं या समर्थन देते हैं? हाउ डू यू सपोर्ट साइकोलॉजिकली? तो उसके काफी सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आप प्रोत्साहित करो, एनकरेजमेंट करो अपने कर्मचारियों का, पहला तरीका। ठीक है। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ को कुछ नहीं कहते, आत्मविश्वास कहते हैं। उनका आत्मविश्वास आप बढ़ाइए, बस। एक और तरीका है साइकोलॉजिकली सपोर्ट करने का, सकारात्मक, सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हो गया पेपर? कैसे हुए? अगला लिखो बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस को कहते हैं हिंदी में अपनापन। तो देखो सबसे पहला हो गया प्रोत्साहन यानी कि एनकरेजमेंट, सेल्फ बिलीफ यानी कि आत्मविश्वास, सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और बिलोंगिंगनेस यानी कि अपनापन। क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब अपने तरफ से बनाएंगे ना,
तब हमको शब्द नहीं मिलेंगे लिखने के लिए, इसीलिए पहले ही लिख लो और बस उसको कॉपी पेस्ट कर दो। लास्ट पॉइंट बचा है मोटिवेशन कैसे किया जाए। आपके इन्हीं नोट्स में आगे जाके आपको एक टेबल नजर आ रही होगी जिस पे लिखा होगा टेबल नंबर 20। काट दीजिए उसको, वो गलत जगह आ गई है, क्योंकि इससे जस्ट पहले जो आपने टेबल पढ़ी है उस पर टेबल नंबर 13 लिखा हुआ है, और ये टेबल नंबर 20 क्या है, जहां पर यूज आएगी आपको वहां बता देंगे। फिलहाल यहां से उसको काट दीजिए, कट कर दें अपने नोट्स में। मोटिवेशन का अगला पॉइंट देखते हैं, क्या तरीका है मोटिवेशन बढ़ाने का। क्या इसके अलावा भी कुछ और तरीका दे रखा है मोटिवेशन के लिए? हाँ जी हाँ, बिल्कुल दे रखा है। अगला क्या है, सार्थक रिश्ते बनाना, बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। ठीक है, आप इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स मतलब शादियां नहीं करवानी ऑफिस में सबकी। बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, यहां पर रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है, अच्छी टीम बनाना। अगर अच्छी टीम नहीं है तो लोग मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। तो सार्थक रिश्ते बनाने का मतलब होता है क्रिएटिंग गुड टीम्स, अच्छी टीम तैयार करना। किसी को हेडिंग ढूंढने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? ठीक है, ओके। क्रिएटिंग गुड टीम्स, और दूसरे में हम लोग डाल देते हैं कोलैबोरेशन। दूसरे में हम डाल देते हैं कोलैबोरेशन। ठीक है, समन्वय लिख सकते हैं आप इसको हिंदी में, कोलैबोरेशन को। एक मिनट रुक जाइए। नेटवर्किंग की जो 20 नंबर वाली टेबल है उसे आप काट दो पहले तो। वो तो कट कर ही दिया ना हमने, बस और कुछ मत करो। यहां पर अब हम इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे, लंच टाइम हो गया है। जहां पर मैंने आपको टेबल नंबर 20 कट करवाई है ना, जहां पर मैंने आपको, यहां पर आपका वो मोटिवेशन वाला काम खत्म हो गया है। तो मोटिवेशन कैसे क्रिएट करें, उसमें केवल 3 मेजर हेडिंग थी, आप इनको 1 2 3 लेबल कर दो फटाक से। और फिर उसके बाद ये जो 20 नंबर की टेबल है ये गलत यहां पर आ गई है, तो इसको सिंपल हमको 20 नंबर की टेबल को ऐसे कट कर देना है। ठीक है, 20 नंबर की टेबल के बाद जो आपका कंटेंट शुरू हो रहा है ना साहब, वो अपने आप में एक अलग हेडिंग है, जिसे एक हेडिंग का रूप यहां पर मिल नहीं पाया है। मैं आपको उसको एक हेडिंग का नाम दिलवा देता हूं, और फिर अगले लेक्चर से हम उसी हेडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये रही वो हेडिंग। अंग्रेजी में क्या लिखा है, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मतलब वो कारक जो कर्मचारी के जुड़ाव को बढ़ाते हैं, उनके एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं, ये हेडिंग है। तो मैं इस पे क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैंने इस पे ये लिख दिया, न्यू हेडिंग। तो यहां से अब हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये मोटिवेशन का पार्ट नहीं है,